इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से परिचय कराऊंगा कि बायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बायोलॉजी जो है एक साइंस का ही पार्ट है। जिस तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसी तरह से बायोलॉजी है। और बायोलॉजी जो ये इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी है जीव विज्ञान। तो स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, इसमें हम सजीव जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड बायोस, जिसके मीन्स होता है लाइफ या जीवन, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो इस तरह से बायोलॉजी में हम जीवन का अध्ययन या सजीव जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क एंड जर्मन साइंटिस्ट ट्रेविरेनस। इन्होंने 1802 ईस्वी में इस बायोलॉजी टर्म दिया था और इसके मेन दो ब्रांचेस रहे। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, फर्स्ट जूलॉजी एंड बॉटनी। बट इस समय इसमें एक ब्रांच और ऐड कर दिया गया है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो बायोलॉजी के तीन मेन डिवीजन हो गए, फर्स्ट जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी मीन्स इसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, या इसको हम प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है जून, मीन्स एनिमल्स, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इस तरह से जूलॉजी का जो मीन्स हुआ वह जंतु या प्राणियों का अध्ययन। फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। इन्होंने लगभग आज से 2300 वर्ष पहले एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमलियम। इसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया था, उसको क्लासिफाई किया था और इस तरह से इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं और यह फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। यह एक दार्शनिक रहे हैं। यह केवल बायोलॉजी ही नहीं, फिजिक्स से लेकर के और भी नेचुरल साइंस में भी इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था और उस पर भी काफ़ी चर्चा की थी। इसके बाद सेकेंड आता है बॉटनी। बॉटनी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड है बोटेनी, जिसके मीन्स होता है प्लांट, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं या पादप का अध्ययन करते हैं। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of different aspects of plant. बॉटनी में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सभी का अध्ययन करते हैं। Theophrastus is known as the father of botany. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनका जो काल था 371 से 287 BC। ये इनका भी लगभग वही 2300 वर्ष पहले इन्होंने लगभग 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया था, उसको क्लासिफाई किया था।
अब जो सबसे रिसेंट टॉपिक है या सब्जेक्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में हम सूक्ष्म विज्ञान बोलते हैं, कहा जाता है। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, मीन्स जिसकी मीन्स होता है स्मॉल या सूक्ष्म। बायोस मीन्स लाइफ। माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें सूक्ष्म जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और भी ऐसे एनिमल हो सकते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं या जो ऐसे जीव जंतु हैं, उनका अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इज द नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। यह वर्ल्ड में पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए और द लुइस पास्चर gave the term microbiology. लुइस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है उन्होंने दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने आसपास चीज़ों को देखते होंगे तो उसमें आपको दो तरह की चीज़ें दिखती हैं। एक ऐसे जो मूवमेंट करते हैं, वृद्धि करते हैं। एक ऐसे होते हैं जो अपने जगह फिक्स होते हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हम जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं हमारे अराउंड में, जो चारों तरफ हैं, उसको हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। जीवित प्राणियां और ऐसे जो नॉन लिविंग हैं, जिसको हम निर्जीव बोलते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सजीव और निर्जीव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेज होते हैं, उसके बेस पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लिविंग बीइंग्स आर ऑल दोज दैट कैन रिस्पायर। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो हमारे आसपास जीव जंतु हैं, उसमें रिस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया वो करते हैं, जो कि निर्जीव नॉन लिविंग नहीं करते हैं। उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है लिविंग बीइंग्स में, और नॉन लिविंग बीइंग्स ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, इसमें कि वो अपने संख्या को बढ़ाते हैं, अपने जैसे एनिमल को या लिविंग बीइंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। मूवमेंट को हम प्रचलन बोलते हैं और रिप्रोडक्शन को प्रजनन बोलते हैं। इस तरह से जो लिविंग बीइंग्स हैं, इसमें और भी प्रोसेस होती हैं, लेकिन बेसिक ये है श्वसन, वृद्धि, प्रजनन एंड प्रचलन। इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन लिविंग बीइंग्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जो हमारे आसपास जो चीज़ें स्थिर हैं, जो निर्जीव हैं, वह सभी जितने भी वस्तुएं हैं, वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। जैसे एयर हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है,
क्लाइमेट हो सकती है, ये सभी निर्जीव के एग्जाम्पल्स हैं। जो नॉन लिविंग विंग्स हैं वह उनको एयर की ज़रूरत नहीं होती है, फूड की ज़रूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन, वाटर, ये सभी वो उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई लिविंग विंग्स नहीं है, कोई इंटरनल प्रोसेस, कोई वाइटल प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए ऐसे वस्तुओं को उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, क्या इसी तीन, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी से ही उसका अध्ययन हो सकता है? ऐसा नहीं है। इसका फर्दर स्टडी करने के लिए इसमें और भी ब्रांचेस किए गए हैं, बनाए गए हैं। सम अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसके और भी ब्रांच हैं। जैसे फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में हम आकारिकी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जितने भी जीव जंतु हैं उसका वह आकार कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, उसका अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से सेकेंड है साइटोलॉजी, जिसको हम कोशिका विज्ञान हिंदी में कहते हैं। इसमें हम जो सेल है, जो कोशिका है, उसका अध्ययन करते हैं। आपको मालूम है या आप आगे पढ़ेंगे भी, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही पूरे जीवन का निर्माण हुआ है। जो जितने भी एक कोश की जंतु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, ये सभी जितने हैं वह एक कोश की एनिमल्स में आते हैं। इसी तरह से सेल के क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या केमिकल फार्मूला है, या जो जिसमें उसमें केमिकली वो किससे बना होता है, वह सभी हम साइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद नंबर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान हिंदी में कहा जाता है इसको। इसमें हम किसकी क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स के जो पूरी बॉडी है, बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम बॉडी में अपना अपना वर्क करते हैं। उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको वह फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है या शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद नंबर है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसमें हम एनिमल्स एंड प्लांट के रिलेशनशिप पर स्टडी करते हैं, और उसके साथ जो अदर ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनके अंदर एक दूसरे से संबंध है, उसकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद नंबर आता है एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हम भ्रूण विज्ञान बोलते हैं, हिंदी में कहा जाता है। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसा कि अभी आप अगर बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे आप पढ़ेंगे इसमें कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनते हैं, और इस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट से
एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से एक नेक्स्ट जनरेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है या जन्म होता है। तो इसका अध्ययन हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इसके बाद आता है नंबर जेनेटिक्स, जिसको हम आनुवंशिकी कहते हैं हिंदी में। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस। अब आप सोचते होंगे कि जो भी एनिमल्स हैं वो अपने जैसे बच्चों को कैसे पैदा करते हैं, या ऐसे ही कैरेक्टर उनके अंदर कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो जो एक पीढ़ी से जब कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, क्या उसके रीजन्स हैं, उसका अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, जिसको हिंदी में हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जब आप देखते होंगे या आपके आसपास लाखों की संख्या में लाखों अलग अलग एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रोब्स दिखते हैं, तो उसका हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, उनके नामकरण करना, उनकी एक अलग से क्लासिफिकेशन करना, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जो टैक्सोनॉमी है उसमें हम एनिमल्स, प्लांट और माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान में क्या, किसकी स्टडी हम करते हैं। अब आप जीवाश्म किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट जो इस पृथ्वी के अंदर दबे हुए रहते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और अपने स्पॉट्स वहाँ पर उनके पड़े रहते हैं, या पूरी बॉडी थोड़ी सी चेंज होकर के उसी तरह से पड़ी रहती है। उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं या जीवाश्म कहते हैं। वो क्यों इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, जब इस समय जो एनिमल्स एंड प्लांट हैं उसमें ये देखा जाता है कि इनके पहले के कौन से एनिमल्स या प्लांट किस रूप में रहे होंगे। तो इस फॉसिल्स के स्टडी से उसके रिलेशंस को कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं कि उनके रिलेशंस जो प्रेजेंट एनिमल है उसमें किस तरह से रहा है। तो उसमें हम जीवाश्म विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद है इवोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम उद्विकास कहते हैं। स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओल्डर वंस। यदि इवोल्यूशन ना हो तो इस संसार में जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं वो आपको देखने को ना मिले। जो एनिमल्स होते हैं आज जो हम लाखों के नंबर्स दिखते हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, उनका जो फॉर्मेशन हुआ है, जो आज नंबर आप देखते हैं, वह अगर इवोल्यूशन ना हो, उनके अंदर चेंजेस ना हो, तो ऐसे चेंजेस जो हमको दिखते नहीं हैं लेकिन न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं।
आज के समय में कई ऐसे स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो गए हैं और कई ऐसे स्पीसीज हैं जो न्यू फॉर्मेशन होते हैं। तो ये क्रमिक परिवर्तन या इवोल्यूशन होते रहते हैं, तो उसी के फलस्वरूप न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, एनाटॉमी, शारीरिकी हिंदी में उसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स। स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, इसमें हम शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसके जो स्ट्रक्चर हैं, जो सेक्शन हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में अणुजीव विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट केमिस्ट्री एट मॉलिक्यूलर लेवल। जब आप स्टडी करेंगे बायोलॉजी के, बताए ना कई ऐसे ब्रांच हैं, इसके कई पार्ट हैं, उसी में आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें डीएनए, आरएनए, यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वह जो डीएनए, आरएनए और अन्य जो सेल के अंदर जो पाए जाते हैं, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब उसके आणविक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी क्या संरचना हुई है, उसका अध्ययन हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड प्लांट बॉडी। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एक सेल है, सेल किससे बना हुआ है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, उसमें उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। जैसे प्रोटीन, फैट्स या जिसको हम लिपिड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और भी इसके संबंधित जितने भी मटेरियल्स हैं, उसका अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इस तरह से एक बायोलॉजी का या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान का परिचय दिया गया आपको। इसमें आप बहुत से ऐसे चीज़ें अभी इसमें छूटा हुआ है, लेकिन एक शॉर्ट परिचय या इंट्रोडक्शन दिया गया आपको। इस तरह से आप इसको रीड करिए। अगर इसमें कोई, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई पार्ट छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो पार्ट हैं इसके अलग अलग, उसके वीडियोस आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। इसमें कुछ पार्ट छूट भी गया होगा तो हम उसको और कोशिश करेंगे आगे ऐड करने के लिए, लेकिन आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।